Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 14 जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। आज मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग गुरुकुल का ऐप, जहाँ पे आपको यूपी सीएनईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा एज मिलेगा, जहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, नोट्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट कराने से पहले दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट पे वो एक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला जो नाम है या फिर अगला जो पिक्चर है, ठीक है, वो आपकी हो 2026 के टॉपर में, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है रोज़ एक मॉडल पेपर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट की जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी मॉडल पेपर की भी जो सीरीज़ है वो साथ साथ चल रही है। तो अगर आप लोगों को वो जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट टाइम का भी यही रिकॉर्ड रहा है कि जो हमने क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें क्या है, उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होके एज इट इज़ जो है पेपर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे। तो ये आप लोगों के लिए अल्टीमेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं जो भी अगर ऑप्शन कोई इनकरेक्ट है उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इनकरेक्ट ऑप्शंस में से भी जो है क्वेश्चंस बन के आने की जो है संभावना रहती है। तो हमें बताना है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, कि स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं। पहली बात तो आपको फॉसिल का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, कि जो हमारे जीवाश्म होते हैं। ठीक है, ये देखो आप अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि जो हमारा ऑप्शन ए है पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स यानी जीवाश्म। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यानी कि ये क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ लाइफ जो कि क्या है, एग्जिस्ट करती है इन प्रायर जियोलॉजिकल पीरियड, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अगर बेटा मैं इकोलॉजी की बात करूं तो ये क्या होती है, स्टडी होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और इंटरैक्ट कैसे करते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, कि फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इथोलॉजी की बात करो बेटा, जो इथोलॉजी होता है वो क्या बताता है कि जो भी एनिमल का ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है ये एनिमल के बिहेवियर की। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, यूजुअली ये क्या फोकस करते हैं कि नेचुरल कंडीशंस के अंदर एनिमल का क्या बिहेवियर रहता है। और नीथोलॉजी जिसे हम बोलते हैं पक्षी विज्ञान, ये क्या है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी है जो क्या करती है, स्पेसिफिकली इसका कंसर्न होता है विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है सीरम, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा जब ब्लड क्लॉट करता है तब क्या होता है, एक लिक्विड जो है दैट रिमेन्स इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक एसेंशियली बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्लाज्मा होता है, बट अगर वो आप मैं आपको बताती हूँ कि जैसे क्या होता है कि जब भी ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक लिक्विड जो रह जाएगा उसके अंदर वो क्या रहता है, सीरम। ठीक है, और वो क्या होता है, एसेंशियली वो प्लाज्मा होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं जिसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अगर हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर से हमने क्या कर दिया, जो क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि हमारे फिब्रिनोजन, उसे अगर हमने निकाल दिया तो रेस्ट जो हमारा लिक्विड मटेरियल है वो क्या बन जाएगा, हमारा सीरम। ठीक है,
उसके बाद बेटा मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो बेटा प्लाज्मा जो होता है वो येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। येलोइश फ्लूइड है जिसमें जो कंपोनेंट है ब्लड का जो कि ब्लड सेल्स को भी होल्ड करता है और जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसको भी ये कंटेन करता है। लिम्फ की बात करूं तो ये एक हमारा क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि ट्रैवल करता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं टिश्यू फ्लूइड की, इसे हम लोग बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। और क्या करता है बेटा ये एक सोल्यूशन है जो कि सराउंड करता है, बेद करता है और सराउंड करता है टिश्यूज जो भी हमारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे को बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ी हमारे को अंतःस्रवी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। होता क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे कहाँ लोकेटेड होता है, नेक में लोकेटेड होता है और ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और ये एक मेजर रोल प्ले करता है बेटा किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल होता है। पैंक्रियाज की बात करूँ तो बेटा ये भी एक लार्ज हमारा ग्लैंड होता है, बट ये थायराइड से ज़्यादा लार्ज नहीं होता, हेट्रोक्राइन होता है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है ये, एंडो, ठीक है। उसके अलावा एक्सोक्राइन भी फंक्शंस परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि एंजाइम रिलीजिंग फंक्शन करता है और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि हार्मोन रिलीजिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। पिट्यूटरी को बात करें तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, एक्चुअली ये बिल्कुल बेटा मटर के दाने के जितने साइज का होता है, तो ये तो वैसे भी रेस से बाहर है। एड्रिनल की बात करूँ, ये बेटा स्मॉल ट्राइंगुलर शेप का ग्लैंड होता है जो कि लोकेटेड होता है टॉप ऑफ बोथ द किडनीज, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आएगा, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा क्या होता है, एक्यूट राइज जब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में, जिसे हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। तो वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, यानी कि रिलीज करता है वो एक मैच्योर एग को फ्रॉम द ओवरी। एफएसएच की बात करूं तो एफएसएच जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योर करने के लिए किसको, ओवेरियन फॉलिकल को, बट ये बिफोर ओव्यूलेशन हैपन होता है। एस्ट्रोजन की बात करो बेटा, ये हेल्प करता है साइकिल को रेगुलेट करने में, ठीक है, थिकनिंग करता है यूटेराइन लाइनिंग की, बट ये जो होता है पीक इन एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, इवेंचुअली ट्रिगर करता है एलएच सर्ज को। प्रोजेस्ट्रॉन की बात करूं तो इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये बेटा प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल फाइबर इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, दैट विल बी द राइट आंसर। ये क्या होता है बेटा, एक आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग हमारा प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, मसल के अंदर पाया जाता है, मसल टिश्यू के अंदर, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये जो है मीट को रेड कलर देता है और स्टोर करता है ये ऑक्सीजन को फॉर मसल्स टू यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मैं अगर बात करूं बेटा तो ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर, ठीक है, नॉट मसल फाइबर। मेलानिन की बात करूं तो ये जो है ब्रॉड टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स, और ये जो है मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्किन कलर का हो गया या फिर हेयर का कलर हो गया या आई का कलर हो गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोडोप्सिन की बात करूं तो ये एक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है, बायोलॉजिकल पिगमेंट जो क्या करता है, जो कि पाया जाता है रॉड्स ऑफ रेटिना में, ठीक है। और ये क्या होता है, दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, जिसकी वजह से हमारा जो लो लाइट कंडीशंस में विजन होता है वो एनेबल हो पाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हाउ मेनी बोन्स, फेशियल बोन्स, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा 14 वो राइट आंसर होगा।
ह्यूमन स्कल में बेटा टोटल 22 बोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 14 बोन्स जो होते हैं वो फेशियल स्केलेटन के होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फेस को और सपोर्ट करते हैं एंटायर जो भी हमारी जो एंट्रीज हैं डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके सपोर्ट के लिए होता है। 8 की बात करो बेटा, ये क्रेनियल जो हमारे बोन्स होते हैं उसका नंबर होता है, ठीक है। 12 की मैं अगर बात करूँ, ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स होता है बेटा, ठीक है, ह्यूमन के अंदर। और 22 की बात करूँ तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कितने हमारे प्रेजेंट होते हैं इन द एंटायर स्कल, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि क्या होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी। एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या कहलाते हैं बेटा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, बिकॉज ये क्या करती है, स्टोर करती है एंड प्रोवाइड करती है एनर्जी, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके। जैसे सपोज आप देख लो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई या कोई केमिकल सिंथेसिस हो गया तो उसके लिए क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डीएनए, डीएनए क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। आरएनए की बेटा बात करूं तो ये प्राइमरीली किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। फिर मैं बात करूं एडीपी की, तो बेटा जब एटीपी रिलीज हो जाती है, अपनी एनर्जी एटीपी जब रिलीज कर देती है और जब वो रिचार्ज बैक होती है एटीपी में, तो क्या होता है, ये जो हमारा एडीपी का फॉर्मेशन है तब होता है, ठीक है। और ये जो है प्राइमरी करेंसी नहीं होती जो कि सेल यूज करती है फॉर द वर्क। ये है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इन एडल्ट ह्यूमंस आरबीसीज आर प्राइमरली फॉर्म्ड इन द, कि कहाँ पे मुख्य रूप से बनती है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा रेड बोन मैरो। एडल्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है बेटा हमारा एरेथ्रोपोएसिस, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, वो बेटा कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है, स्पेशली इन फ्लैट बोन्स लाइक जो हमारा स्टर्नम और पेल्विस एरिया होता है वहां पे होता है, एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं बेटा लिवर की, ये जो बेटा लिवर होता है वो प्रोड्यूस करता है आरबीसी को ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, बट जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद ये जो है स्टॉप हो जाता है। स्प्लीन की बात करूं बेटा, ये जो है ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का, ठीक है, ग्रेवयार्ड होता है, यहाँ पे जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस नहीं करता है उनको हेल्दी एडल्ट के अंदर, ठीक है। येलो बोन मैरो की बात करूँ तो ये मोस्टली होता है हमारा फैट सेल्स, और ये एज अ एनर्जी स्टोरेज जो है वो सर्व करता है, और ये कन्वर्ट करता है बेटा रेड मैरो को इन केस ऑफ एक्सट्रीम ब्लड लॉस, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अगर आप लोग मेरे साथ बेटा मॉडल पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करके आना होता है और मुझे यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे कमेंट करके आपको बताना होता है। तो हमारा जो आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वाशियरकोर डिजीज इज कॉज्ड बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ, ये आपको बताना है, ठीक है। बेटा आप जब भी आंसर्स करते हैं तो मैं सबके आंसर्स देखती हूँ, ठीक है, और मैं भी देख रही हूँ रिसेंटली जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स जो है वो आना कम हो गए, यानी कि जो आंसर बच्चे करते हैं वो कुछ ही बच्चों के आंसर्स जो है वो रह गए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो प्लीज़ जिन्होंने भी कंसिस्टेंसी को छोड़ दिया है, जिन्होंने भी ये मॉडल पेपर को देखना छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर मॉडल पेपर में बेटा थोड़ा डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है थोड़े डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा बी राइजोबियम, ये हमारा राइट आंसर होगा। बेटा होता क्या है, जो राइजोबियम होता है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है, ठीक है, जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है, और रूट नोड्यूल्स में किस में रहता है, ये ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि मटर हो गया, बीन्स हो गया, पल्सेस हो गए, ठीक है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में बेटा नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है,
जिसको प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। एजोटोबैक्टर की बात करूं बेटा, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सॉइल में पाया जाता है, नॉट इनसाइड रूट नॉड्यूल्स, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम की बात करूं बेटा, सम स्पीशीज जो होते हैं इसके वो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, बट टिपिकली बेटा ये एनारोबिक होते हैं, ठीक है, एंड फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर। नाइट्रोजोमोनास की बात करूं तो ये जो है नाइट्रिफिकेशन में इसका मेन रोल होता है, यानी कि अमोनिया को ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ये हमारा राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस के बेटा दो फेजेस होते हैं, एक हमारा होता है डार्क रिएक्शन जिसे या फिर केल्विन साइकिल बोलते हैं, एक हमारा होता है लाइट वाला, ठीक है। तो बेटा जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है उसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज स्ट्रोमा। ग्रैना और थैलाकॉइड की बात करो बेटा, ये साइट होते हैं लाइट रिएक्शन के। मैंने आपको बताया ना दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो ग्रैना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, जहाँ पे सनलाइट जो है वो कैप्चर किया जाता है ताकि एटीपी एंड NADPH जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। आउटर मेम्ब्रेन की बेटा मैं अगर बात करूँ तो ये जो है प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के लिए प्रोटेक्शन का ये काम करता है। डायरेक्टली ये किसी केमिकल रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। तो ऑप्शन सी जो है यूरिक एसिड। बेटा जो बर्ड्स होती हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है बेटा रिलेटिवली हमारा आप कह सकते हो नॉन टॉक्सिक होता है, और पानी में जो है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। उसके अलावा तो हम इसे एक पेस्ट की तरह से एक्सक्रीट कर सकते हैं ताकि जो एनिमल्स है वो पानी को कंजर्व कर सके। आप लोगों ने चिड़िया की बीट देखी होगी, वो कैसी होती है, थोड़ी पेस्ट के फॉर्म में होती है, थोड़ी थिक फॉर्म में होती है। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ बेटा, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है आप कह सकते हो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो कि हमारे जिसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये प्राइमरली जो है फिशेज हो गई है, जितने भी एक्वेटिक हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलती है। यूरिया की बात करो बेटा, ये प्राइमरी वेस्ट होता है मैमल्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एम्फीबियंस, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया, बट स्टिल इसको बेटा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्वानिन। कुछ जो बेटा स्पाइडर्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं ग्वानिन को, ठीक है, कुछ हमारे जो स्पाइडर्स होते हैं, जो हमारे स्पाइडर्स होते हैं वो उनका जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है उसके जनक कौन है, हमारा जो ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन जो है बेटा एक रिनाउंड जेनेटिस्ट हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हाई यील्ड वेराइटीज, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटीज किसकी इंट्रोड्यूस की थी, गेहूं की एंड चावल की, ठीक है, इंडिया के अंदर, जिसका मासिव इंक्रीज हुआ था फूड प्रोडक्शन के अंदर। नॉर्मन बोरलग की बात करो बेटा, ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ग्लोबली, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन है फादर ऑफ ग्लोबली, ठीक है। इन्होंने बेटा हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो है वर्ल्ड वाइड डेवलप किया है। उसके बाद बात करो बेटा वर्गीस कुरियन की, तो ये जो है बेटा फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है। वाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, फॉर मेकिंग इंडियाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। होमी बाबा की बात करो तो बेटा ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहुत ज़्यादा अच्छा, बार्क जिसे हम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स। ये जो फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन है स्पायरोमीटर, ये राइट आंसर होगा।
पायरोमीटर क्या होता है बेटा, एक मेडिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, वॉल्यूम कितना ज़्यादा तुमने एयर को इनहेल किया है, कितना एक्सहेल किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो लंग का फंक्शन और कोई भी एस्थमा जैसा कोई डिजीज़ हो रहा हो या सीओपीडी जो है हो रहा है अगर किसी इंसान को, उसका पता लगा लेते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर जो है बेटा वो किस लिए यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर की बात करूँ तो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप की बात करूँ तो बेटा इंटरनल साउंड जो होती है बॉडी के अंदर उसको सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग का रेट चेक करना हो या फिर हार्ट बीट जो है चेक करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज, ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। तो हमारा जो ऑप्शन सी है रेनिन, दैट विल बी द राइट आंसर। रेनिन जो होता है बेटा इसे हम लोग काइमोसिन भी बोलते हैं। ये जो होता है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स यानी जो नवजात शिशु होते हैं, और ये क्या करता है बेटा, मिल्क को कर्डल कर देता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके। जो हमारा मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसिन, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो वहाँ पे जो प्रोटीन है वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है और जो तुम्हारा डाइजेशन है वो क्या है, कंपैरेटिवली बेटर हो पाता है, ठीक है। पेप्सिन की मैं अगर बात करूं तो बेटा पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, रेनिन को डाइजेस्ट करता है, स्पेसिफिकली जो हमारे मिल्क प्रोटीन होते हैं इन्फेंट्स के अंदर उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन की मैं अगर बात करूं तो ये एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो कि वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, नॉट इन द स्टमक। लाइपेज की बात करूं बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अ क्रोकोडाइल। तो हमारा जो ऑप्शन सी है 4 ये राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता होगा कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। बट बेटा क्रोकोडाइल जो है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसीलिए पेपर में पूछा भी गया है इसके बारे में, वरना वो क्यों ही पूछते इतना ज़्यादा। तो ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, सिमिलर टू बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनका जो सेपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक है। 2 की बात करूँ तो बेटा ये जो है फिश का हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड। 3 की बात करूँ तो रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड, स्नेक्स या फिर एम्फीबियंस, ठीक है। 5 जो है बेटा वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। The movement of water molecules from a region of high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane is called, तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन एज इट इज पढ़ी होगी, इसे हम लोग बोलते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है एक स्पेसिफिक टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें वाटर जो है, वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो है बेटा हमेशा कैसे मूव करता है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन की बात करूं तो ये जो है यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, रादर वो गैस हो लिक्विड हो, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो बेटा जो इसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इम्बाइबिशन की बात करूं अगर मैं तो ये क्या होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो हमारा एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है बेटा, बाय सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे सपोज अगर आप लोग कोई भी सीड्स हैं, कोई भी मूंग है, चने आप लोग भिगोने रखते हैं तो वो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है वाटर का, यानी कि इम्बाइबिशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय द विंड इज साइंटिफिकली नोन एज, तो हमारा जो ऑप्शन सी है एनीमोफिली। जो भी विंड से रिलेटेड हमारा पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है ना कि विंड से जो अगर पॉलिनेशन हो रही है, कि अगर जो पॉलन ग्रेन्स है वो विंड से अगर मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग साइंटिफिकली कौन सा टर्म यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म एनीमोफिली, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा इनकॉन्स्पाइशियस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, आप इतना ज़्यादा
और उसके अलावा बेटा लार्ज अमाउंट में जो है पॉलन्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ये देखने को मिलते हैं ग्रासेस के अंदर या फिर मेज के अंदर, मक्का। ठीक है, हाइड्रोफिली की बात करूं, अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारा हाइड्रोफिली होता है। अगर मैं बात करूं एंटोमोफिली, तो अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, और अगर ऑर्निथोफिली की बात करूं तो अगर बर्ड्स के द्वारा हमारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस आर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है मालफीजियन टिब्यूल्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। मालफीजियन टिब्यूल्स ना एक बहुत ही ज़्यादा पतला थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जंक्शन जो होता है हमारे मिड गट का कॉकरोच का एंड हिंड गट, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और सॉल्ट्स को फ्रॉम द ब्लड, और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में उसे एम्प्टी कर देता है। फ्लेम सेल्स की बात करूं तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किसका, प्लेटीहेलमिंथस का। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेफ्रीडिया का, तो ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है एनेलिडा का, यानी कि हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, अर्थवॉर्म। ग्रीन ग्लैंड्स की बात करूं तो जिसे हम लोग एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और ये जो है क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स, उनका क्या होता है, ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इन अ हेल्दी ह्यूमन इज अप्रॉक्सीमेटली। कि जो एक नॉर्मल फास्टिंग जब कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो ब्लड शुगर होता है उसका क्या रेंज होना चाहिए, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है 70 to 100 मिलीग्राम। ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 आवर्स बिफोर विदाउट ईटिंग, ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं तो ये हमारा आना चाहिए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के लिए। 120 से 140 जो रेंज आता है वो प्री डायबिटिक में हमारा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, 150 से हमारा 180 या फिर 200 प्लस जो होता है बेटा, ये लेवल्स जो है अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम। तो देखिए इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, आर फॉर रूट सिस्टम, आर फॉर रेडिकल। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है तो जो रेडिकल होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है एम्ब्रियो का, जो एमर्ज होता है और डाउनवर्ड की तरफ जो है वो मूव करता है सॉइल में, और ये किससे फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है बेटा प्राइमरी रूट को। कौन फॉर्म करता है, रेडिकल। ठीक है, प्लेम्यूल की बात करूं बेटा तो प्लेम्यूल जो है वो शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। कॉटलिडन्स की मैं अगर बात करूं बेटा, कॉटलिडन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सीड के लीव्स जो कि फूड को स्टोर करते हैं। एंडोस्पर्म की बात करूं तो ये क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को विद इन द सीड, और ये किसी भी रूट या शूट में टर्न आउट नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है इंटरफेज, ये राइट आंसर होगा। सेल साइकिल जो है बेटा दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारा जो होता है इंटरफेज होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है एम फेज। ठीक है, जो माइटोसिस फेज होता है। इंटरफेज जो होता है बेटा सबसे ज्यादा लंबा फेज होता है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में 95% जो है वो इसका पोर्शन रहता है। इस टाइम पे जो है सेल ग्रो करती है, ठीक है, रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए को और डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। एम फेज जो होता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो टेक्स प्लेस करता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट आप कह सकते हैं फेज होता है। G1 और S फेज जो होता है बेटा सब फेजेस होते हैं विद इन इंटरफेज, यानी कि इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, सब फेजेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पेरिनिशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। हमारा जो ऑप्शन डी है विटामिन B12, ये एक बेटा डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, एनीमिया। और जब बॉडी जो है B12 को, विटामिन B12 को एनफ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो क्या होता है हमारी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है, जो कि किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर मेकिंग हेल्दी रेड ब्लड सेल। विटामिन बी की बात करूँ इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है बेटा बेरी बेरी। विटामिन B12 की बात करूँ इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, यानी कि स्किन क्रैक हो जाएंगे, होठ जो है वो सूज जाएंगे। ठीक है, विटामिन B6 जो होता है बेटा इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन के इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज।
तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो हायरार्की होती है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, कीप पॉट क्लीन और फिश गेट सिक। तो सबसे नीचे जो लोएस्ट और बेसिक स्मॉलेस्ट आते हैं वो क्या आता है हमारे स्पीशीज। स्पीशीज जो होती है एक मोस्ट स्पेसिफिक और बेसिक यूनिट होती है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करने के और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाने के। फाइलम, क्लास और बेटा जीनस होता है। आप देख सकते हो कि जो हमारा फाइलम होता है, फाइलम के अंदर मेनी क्लासेस होते हैं, एक क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। और जीनस जो होते हैं, जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्ट्स एज द थर्मोस्टैट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कि जो हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टैट के रूप में कार्य करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ये हमारा राइट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है, ठीक है, बट क्या होता है एक वाइटल रीजन होता है ताकि जो ब्रेन है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। और ये जो है फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि थर्मोस्टेट बाय सेंसिंग ब्लड टेम्परेचर। और अगर मान लो कोई अगर किसी को बुखार हो रहा है तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि क्या करे, वो स्वेटिंग करे ताकि बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाए। और अगर हमें ठंड लग रही है तो क्या करता है बॉडी, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है ताकि बॉडी जो है वो शिवर करे, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हमारी वार्म हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम जो होता है हायर फंक्शंस, ठीक है। हायर फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी लॉजिकल थिंकिंग की बात हो गई, कोई भी वॉलेंटरली मूवमेंट की बात हो गई, यानी कि जानबूझ के अगर मैं ऐसे ऐसे हाथ करूं, मेरे को किसी को ऐसे इधर उधर हाथ फेरना हो, ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे हाथ करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, तो मैं अभी अपनी मर्जी से चाह रही हूँ मुझे ऐसे गर्दन मूव करनी हो, तो कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। सेरिबेलम की बात करूं तो ये क्या करता है बेटा, बैलेंसिंग का जितना भी चीज होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है, पोस्चर को ये मेंटेन करता है, ठीक है, और जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स है उस पर ये वर्क करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये इनवॉलेंट्री लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग, या फिर हार्ट रेट जो है उसे ये बेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ब्लड ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो हमारा जो ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए बी वो हमारा राइट आंसर होगा। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, बाय एंटीजन ऑन आरबीसी और एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो बेटा ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है ना, उसमें ना तो एंटीजन ए होता है ना तो एंटीजन बी होता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो नाइदर एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी एंटीबॉडीज कंटेन करता है। इसलिए जो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ब्लड ग्रुप ए की बात करूँ तो बेटा इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होती है। ब्लड ग्रुप बी की बात करूँ इसमें एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसके अंदर एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। इसके अंदर बेटा एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो आपसे पूछा गया कि पॉपुलराइज किसने किया है, आपसे ये नहीं पूछा है कि किसने टर्म दिया या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। तो बेटा जो हमारा आंसर आएगा एडवर्ड विल्सन, ये हमारा राइट आंसर होगा। जो टर्म है बेटा और किसी ने जो है कॉइन किया था, बट जो सोशियो बायोलॉजिस्ट हमारे एडवर्ड विल्सन है उन्होंने क्या किया था, जिसे हम लोग फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जैव विविधता का जो है जनक हम इन्हें बोलते हैं। ये है, इन्होंने क्या किया, इसे पॉपुलराइज किया है, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल वैरायटी बताई है। पॉल एनरिच की बात करूं तो बेटा पॉल एनरिच जो है इन्होंने दिया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग स्पीशीज लॉस। एलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट जो है इन्होंने बेटा क्या बताया है, रिलेशनशिप बताया है बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, यानी कि इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा डेविड टिलमन जो है एक लीडिंग इकोलॉजिस्ट है, जो किस लिए जाने जाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को कैसे, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है उसके बारे में जो है इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28।
द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20। ऑल्दो बेटा 100 ऑफ अमीनो एसिड्स जो है हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, बट सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि ह्यूमन जेनेटिक कोड के लिए, प्रोटीन की बिल्डिंग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। 10 जो होता है बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नंबर है, ठीक है, जो कि ह्यूमन जो है अपनी डाइट से उसे पूरा करते हैं क्योंकि बॉडी जो है उसे प्रोड्यूस नहीं करती है। 24 की मैं अगर बात करूँ बेटा, ये एक स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल काउंट नहीं है। 64 की बात करूँ बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स ऑफ डीएनए या फिर आरएनए बेसिस जेनेटिक कोड के अंदर। अब बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, एक 9th क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एक जो आपका क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कुप्फर सेल्स विच एक्ट एज मैक्रोफेजेस आर फाउंड इन विच ऑर्गन, ये आपको मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कमेंट करना छोड़ दिया, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी रिवीजन भी छोड़ दी है, उन्होंने अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसे भी ड्रॉप कर दिया है, और अभी एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा करीब आ चुका है, और अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली उन बच्चों से जो रेगुलरिटी शो कर रहे हैं उनके मुकाबले में जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे आज के जो हमारा मॉड्यूल है या फिर मॉडल पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, हमारा जो ऑप्शन बी है इमल्सिफिकेशन, ये राइट आंसर होगा। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को किसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, और ये क्या करता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंजाइम लाइपेज के लिए ताकि वो फैट्स का डाइजेशन कर सके। सेपोनिफिकेशन की बात करूँ, ये जो केमिकल प्रोसेस है बेटा सोप मेकिंग के लिए यूज होता है, जहाँ पे फैट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कलाई के साथ ताकि सोप एंड ग्लिसरॉल बन सके। एसिमिलेशन की बात करो बेटा, ये प्रोसेस है जहाँ पे फूड जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइजेस्ट होते हैं, वो जो भी हमारे डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं बाय बॉडी सेल्स, ठीक है, और बॉडी सेल से एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है वो एनर्जी में, ग्रोथ में, रिपेयर में यूज होते हैं। मास्टिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं चबाना, तो चबाने के जो साइंटिफिक टर्म है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टिकेशन, ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने किए 30 क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए यूपी का जो CNET एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा आप कह सकते हैं 2x की स्पीड पे कर दीजिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो 2x की जगह 1x से भी अब सीधा वो मुझे लग रहा है 0.25x पे आ चुके हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग प्रिपरेशन करना बीच में छोड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पा रहा है, ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने कमेंट किया होता तो मुझे पता चल पाता कि कौन कौन जो है मेरे साथ मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। हालांकि अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए क्योंकि रिवीजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकलेंगे पेपर में, आपके लिए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना उतना ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा। तो आज हमने किया था मॉडल पेपर नंबर 14, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 15, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करती रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड और ऐसी मॉडल पेपर की सीरीज़ के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को। तो थैंक यू सो मच।